पास क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जो सीरीज है उसकी तीसरी कड़ी में आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ का जो सिलेबस है उसका तीसरा भाग, तीसरी यूनिट है, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और तीसरा जो साहित्य शास्त्र का इकाई है उससे दिसंबर 2025 में कौन कौन से सवाल पूछे गए थे, कितने सवाल पूछे गए थे, आज हम लोग उसको देखेंगे। और जो सवाल पूछे गए थे सवालों का नेचर क्या था, सवालों को सॉल्व कैसे करें, सवाल किस प्रकार के बने थे, उसकी मेथड क्या बनाए गए थे, किस पैटर्न पर सवाल पूछे गए थे, भाषा विज्ञान साहित्य से लेकर के काव्यशास्त्र से लेकर के पाश्चात्य काव्यशास्त्र के विचारकों से लेकर सिद्धांतों तक जो सवाल बने हैं उसको आज हम लोग इसमें समझने की कोशिश किए हैं। जो लोगों ने यूनिट 2 यूनिट 1 को नहीं देखा है वो पास क्लासेस के ऐप पे या वेबसाइट पे लिंक दिया हुआ है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहां जा करके आप लोग वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हमने हल कराए हैं उसे आप देख सकते हैं। आइए आज हम लोग यूजीसी नेट के तीसरे इकाई का क्वेश्चन, साहित्य शास्त्र से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग जो है समझने की कोशिश करते हैं। पूरे साहित्य शास्त्र से इस बार 9 क्वेश्चन बने हुए हैं। वो 9 क्वेश्चन कौन कौन से हैं? उसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है, रसात्मकता की मध्यम कोटि को लक्ष्य में रखकर साधारणीकरण के प्रसंग में यह मान्यता किस विद्वान ने प्रस्तुत की है। यानी पहले कि रसात्मकता की मध्यम कोटि, रसात्मकता की कोटि है जिसमें मध्यम कोटि को लक्ष्य में रख करके, उत्तम कोटि, मध्यम कोटि, अधम कोटि, लक्ष्य में रख करके साधारणीकरण, साधारणीकरण को एक सवाल और बन सकता है कि पहली बार साधारणीकरण का जिक्र किस आलोचक, किस सिद्धांतकार ने दिया था। पहली बार कॉन्सेप्ट कौन है ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि कैसे भट्ट शंकुकु ने, चित्त तुरंगनाय और भट्ट लोल्लट, भट्ट अभिनव गुप्त, ये जो रस सिद्धांत है इन सिद्धांतकारों में से किसके उससे आएगा, ये आप पर सवाल हम छोड़ते हैं। साधारणीकरण के प्रसंग में यह मान्यता किस विद्वान ने प्रस्तुत की। साधारणीकरण न तो आश्रय, आश्रय राम और आलम्बन सीता, आश्रय और विषय, आलम्बन और उद्दीपन। तो आलम्बन और उद्दीपन ये जो है आप अगर काव्य शास्त्र को पढ़े हैं या समझते हैं उसमें से जब हम किसी के मन में प्रेम जगता है और जिसकी वजह से जगता है वह प्रेम किस पर अवलंबित होता है, किस पर टिका होता है, उससे आश्रय का पता होता है। जिसके मन में प्रेम होता है आश्रय होता है, जिसकी वजह से प्रेम होता है, जिसको देख कर प्रेम होता है वो है आलम्बन, और जिसके अंदर होता है वो है आश्रय। और जिस परिस्थितियों की वजह से जो उस प्रेम की भावना को उद्दीप्त करते हैं उसे उद्दीपन बोलते हैं। आसपास का वातावरण उद्दीपन उसे कहते हैं। और तो साधारणीकरण न तो आश्रय राम का होता है न आलम्बन सीता का होता है, अपितु यह कवि की अनुभूति का होता है। यानी कि इन्होंने आलम्बन और उद्दीपन, जो साधारणीकरण का जो सवाल साहित्य शास्त्र में पूछा गया है, उठाया गया है काव्य शास्त्रों में, कि साधारणीकरण किसका होता है। साधारणीकरण सहृदय का होता है, पाठक का होता है, या फिर नट का होता है कि नटी का होता है, किसका साधारणीकरण होता है। जब आप नाटक देखने जाते हैं, फिल्म देखने जाते हैं तो फिल्मों के जो संवाद होते हैं, जिसका अभिनय होता है, उस अभिनय को देख करके साधारणीकरण किसका होता है। तो इनमें से बोलते हैं कवि की, यह कवि की अनुभूति का, कवि एक नया प्रसंग है, यानी कि अभी सहृदय का नहीं बल्कि ये कवि को, किसने, कवि को साधारणीकरण की अनुभूति, कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। यह स्थापना किसने की। तो अब आप समझिए कि रस की बात है तो कोई वही कर सकता है जो रसवादी होगा, रस सिद्धांत का आदि होगा, जो रस की परंपरा में जो रस, ध्वनि, अलंकार, रीति, गुण, ये जो काव्य के सर्वांग विशेष जो विश्लेषण है, या किसी काव्य शास्त्र के किसी खास अंग, चाहे अलंकार हो गया, चाहे वो छंद हो गया,
चाहे फिर वो काव्य के गुण दोष हो गए या फिर रस हो गया, ये इन सारे चीजों को लेकर के रीति काल में काव्य लक्षण ग्रंथ भी लिखे गए हैं। संस्कृत काव्य शास्त्र में भी जो है इस पर अलग अलग जो है सिद्धांत लिखे गए हैं, अलग अलग आचार हैं। कोई अलंकारवादी आचार है, कोई रीतिवादी आचार है, कोई ध्वनिवादी आचार है, कोई वक्रोक्तिवादी आचार है। इन आचार्यों में जो साधारणीकरण की कंसेप्ट आया दिया, उसमें से इन लिखों में से कौन सा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल चूंकि रसवादी नहीं थे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर पहले मैंने बताया था कि जब बड़े तोप आलोचक हों तो उसमें पहला तोप का मजबूत और सबसे भयंकर तोप अगर वो नहीं है तो दूसरे पे जाना चाहिए। तो आलोचकों में पूछ रहा है किस विद्वान ने की? अभिनव गुप्त ने। कौन है? ध्वन्यालोक लोचन का टीका लिखने वाले अभिनव गुप्त। धनंजय आचार्य लिखने वाले हैं, तो अभिनव गुप्त है नहीं, धनंजय है नहीं, सीधा आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर नगेन। डॉक्टर नगेन कौन है? वही डॉक्टर नगेन जो रसवादी हैं, जिन्होंने रीति का काल पर ग्रंथ लिखा है, जिनका आप हिंदी साहित्य का इतिहास भी पढ़ते हो, संपादकीय है, वही नगेंद्र हैं। तो नगेंद्र जो है ने रसात्मकता के मध्यम कोट को लक्ष्य करके साधारणीकरण के प्रसंग में यह मान्यता दी कि कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। यह एक अलग तरीके से नगेंद्र के रसवादी दृष्टिकोण विद्वान का ध्यान रखकर के सवाल बनाया गया है। दूसरा सवाल जो साहित्य शास्त्र से पूछा गया वो काव्य लक्षण, काव्य ग्रंथ और काव्य के लक्षण और उसके उदाहरण संबंधित कौन से युग में सही हैं? काव्य लक्षण कौन लिखे गए हैं? तो मम्मट ने काव्य प्रकाश नाम का एक ग्रंथ लिखा है। ये भी कभी सवाल पूछ लिया जाता है कि मम्मट का ग्रंथ का नाम क्या है। तो ध्वनि आत्मा काव्यस्य, ध्वनि काव्य की आत्मा है, ये तो इनका नहीं है। ध्वनि आनंदवर्धन की है, तो ये कट जाएंगे। दंडी शरीरम तावद इष्टार्थ विच्छिन्ना पदावली, पद की बात कर रहे हैं, पदावली है, ये एक जो युग में सही लग रहा है, सही है। वामन ननु शब्दार्थ, वामन रीतिरात्मा काव्य की बात कर रहे हैं, तो ये भी कट जाएंगे। भामा शब्दार्थों सहित, शब्द अर्थ के साहित्य को जो सहित यानी युग्म को जो है कि मिलन को काव्य मानते हैं, जहां शब्द हो और अर्थ हो, उन दोनों को, तो ये सही है। रुद्रट रीति की बात कर, रीति चूंकि वामन का है तो रुद्रट कट जाएंगे। तो अब विकल्प देखिए क्या बच जाता है, बी दंडी और डी। डी कहीं दिया हुआ है, हाँ डी और बी, ये आपका चौथा नंबर का सवाल जो आंसर है इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो लक्षण काव्य लक्षण दिए गए हैं उसमें जो आचार हैं उसमें से दो का दंडी का सही है, दूसरा भामा का सही है। तो इसमें से डी और बी ये सही हो जाएगा। अगला सवाल, पंक्तियों को आपको जो है अलंकार से मिलाना। एक तरफ पंक्तियां दी गई है, एक तरफ अलंकार दिया गया है। रस छंद अलंकार आपके सिलेबस में लगा हुआ है, काव्य शास्त्र में ये पूछ लिया गया है। कहा जा रहा है कि पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी ईड़ी मीणत जाए। इसका मतलब है कि फिर जानी महावरी, उसको क्या हो रहा है? भ्रांति हो रही है, भ्रांति हो गई है। तो भ्रांति में जो काम किया जाता है, एक अलंकार पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, वो है भ्रांति और संदेह। कहाँ भ्रांति होगा, कहाँ संदेह होगा, अक्सर ये सवाल लोग गलत करके आ जाते हैं। और इसका बहुत छोटा सा ट्रिक है, अगर आप समझ जाएंगे तो तुरंत इस आंसर को कभी आप गलत नहीं करके आए। आज मैं आपको समझा दे रहा हूं। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, फिर जानी महावरी एड़ी मीनत जाए। नाइन आई हुई है, आप अगर ग्रामीण शैली को समझे हुए हैं, कभी गांव में रहे हों, तो नाई जो है एक बार्बर कम्युनिटी है, जो ओबीसी कम्युनिटी होती है, अन्य बैकवर्ड क्लास में शामिल होती है। उनकी जो महिला होती है वो पहले जो सामंती व्यवस्था थी, जमींदारी व्यवस्था थी, तो महिलाओं को जो उच्च घराने के जो महिलाएं होती थी, जो जमींदारों की महिलाएं होती थी, राजाओं की रानियां होती थी, उनके जो है रानियों की सेवा में उनके फैशन डिजाइनिंग का काम सारा वही करती थी। उनके जो है कपड़े धोने का काम दूसरे करते थे, उनका श्रृंगार करने का काम करते थे। तो एड़ी में महावर लगाई जाती थी, जाकि एड़ी लाल हो
तो महावर को सबसे पहले छुड़ाने के लिए पाए महावर देन को नाइन बैठिया फिर जान महावरी एड़ी मिहत जाए। जब एक महावर जब लगाई जाती है तो पुरानी महावर को मिटा दी जाती है। तो यहाँ नायिका का पैर इतना लाल है, इतना गोरा, और पैर का जो उसके कदम है पैरों में इतने लाल हैं कि नाई जो उसको पैरों में महावर लगाने आई है वो क्या हो गई है, उसको भ्रांति हो गई, और इस भ्रांति में वो बार बार पैरों को रगड़ रही है। मीड़ना मतलब रगड़ रही है ताकि पहले से वो छूट जाए, लेकिन वो तो नायिका के पैर ही ऐसे लाल हैं कि उसको भ्रम हो गया। तो भ्रम और संदेह में ये बेसिक अंतर है कि जहां भ्रम हो जाएगा एक्शन हो जाएगा, एक्ट होगा, और आप कोई काम अगर भ्रांति होगा और उस समझ करके उस एक्ट को कर देंगे तो वहां भ्रांति हो जाएगा। अगर आप कंफ्यूज रहेंगे अगर आप कंफ्यूज हैं और एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इसका मतलब संदेह है। नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है कि नारी ही कि सारी है कि सारी में ही नारी है, ये भ्रांति जरिए संदेह हो गया। तो संदेह हो गया जहां कुछ एक्शन है, समझ आप कुछ कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। यहाँ नाइन जो है कंक्लूजन पहुंच गई, वो भ्रम में है और भ्रम समझ करके एक्शन ले रही है। संदेह में एक्शन नहीं होगा, इतना ही अंतर है, आप समझ लीजिए। जहां एक्शन नहीं होगा, जो 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 व्यक्ति होगा वो इस अवाक खड़ा रहेगा, वो डिसीजन नहीं ले पाएगा। यहाँ वो डिसीजन लेकर के एक्शन में चली गई है, बार बार एड़ी को मिल रही है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भ्रांतिमान हो जाएगा। तो ए का तीसरा कहाँ है, यहाँ देखिए, एक तो ए का तीसरा यहाँ पर है, दूसरे नंबर पे है, एक तीसरे नंबर पर है, तो दो जगह है, इससे काम नहीं चलेगा। तो हमें क्या करना है, एक और पकड़ना है, बी असमानस मानस चकचाही भय कवि बुद्ध मिलन अवगाही। मानस मानस दो जगह आया है, एक ही शब्द पुनि पुनि पर अर्थ भिन्न ही भिन्न, क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। तो बी का दूसरा पहला हो जाएगा। तो बी का पहला कहाँ है, ये ए का तीसरा, बी का पहला। अब सी अनियारे दीरक दृगन कितन तरुण समान वेक नैना और कछु जिम बस होत सुजान, यानी कि नैनों का बढ़ा चढ़ा के वर्णन हो रहा है। तो सी का दूसरा हो जाएगा। सी का दूसरा कहाँ है, यहाँ है, दो जगह है, ए का तीसरा यहाँ भी है, बी का पहला यहाँ है, और सी का दूसरा ये पकड़ में आ गया। देखिए थोड़ा टफ है सवाल, यहाँ एक क्वेश्चन पकड़ने युग्म समझने पर भी नहीं आया, दो युग्म समझने पे आया, तीसरा युग्म जब आप समझ लगा पाओगे तब जाके सवाल हल हो जाएगा। ये कठिनाई में जो है स्टैंडर्ड लेवल का सवाल है। इसके बाद चौथा तो मालूम रहेगा तो आप कर ही लेंगे। तो आपको तीन अगर मालूम करने में कठिनाई हो रही है, तीसरा तक आपको लाया जा रहा है, इसका मतलब कि सवाल कठिन है। इसमें तीन कुछ अनजाने तो कभी कभी एक पे नहीं तो दूसरे पे सवाल हल हो जाते हैं, यानी कि आपको तीसरा जब तक लगाओगे तब तक सवाल हल होगा। तो ये तीसरे का सी का दूसरा हो गया। अब ये डी का चौथा, मनो कठिन आंगन चली ताते राते पाए, मनु मनो जनु जनो, क्या हो गया, उत्प्रेक्षा हो जाएगा। अब अगर आप ये भी पकड़ लेते तब भी अगला सवाल हल हो जाएगा। तो आपका डी का चौथा, ये तीसरा सवाल आपका सच हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अगले चलते हैं। त्रासदी के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है। त्रासदी ट्रेजेडी की बात का हो रही है, कॉमेडी की बात हो रही है, कॉमेडी और ट्रेजेडी किसका है, पाश्चात्य विचारक प्लेटो और अरस्तु की बात हो रही है। तो प्लेटो और अरस्तु के अनुकरण और विरेचन का सिद्धांत हो रहा है। अनुकरण और विरेचन के दरमियान ट्रेजेडी की बात हो रही है। ट्रेजेडी पश्चिम का सबसे फेमस विधा है और उस ट्रेजेडी का संबंध प्लेटो से है, अरस्तु से है, उस पर चर्चा भी करते हैं। तो सिद्धांत से है, पश्चिमी विचारक के सिद्धांत से है। तो त्रासदी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। अरस्तु ने त्रासदी के तत्वों में सबसे अधिक महत्व कथानक और कार्य व्यापार को दिया है, सही बात है। चरित्र के अंकन में असत्य निकालना, देखिए सवाल समझिए, जब हम इसको इसके अनुरूप सेट करना है आपको आंसर को,
अगर ये कभी कभी बहुत कंफ्यूजन पैदा करता है, यहाँ असत्य पूछा रहता है, आप सत्य का जो है मिलान कर देते हैं, सत्य लगा देते हैं। तो सत्य असत्य पहले समझना है कि हमें खोजना क्या है, हमें खोजना है असत्य। तो ये तो हो गया जो है सत्य, ये तो नहीं होगा। यहाँ सत्य को एलिमिनेट करना है, असत्य पकड़ना है, सत्य को एलिमिनेट करना है, तो असत्य है, ये नहीं होगा। फिर चरित्रों के अंकन में औचित्य तथा एक रूपता या अनुमिति का ध्यान रखा जाना चाहिए, ये भी सत्य है, तो ये भी एलिमिनेट करिए, क्योंकि सत्य हमको खोजना ही नहीं है। फिर त्रासदी, फिर एक क्या है, अरस्तु गीत को त्रासदी का अनिवार्य अंग मानते हैं, ये भी सही है, इसका मतलब इसको नहीं लेना है। क्या खोजना है, असत्य। तो त्रासदी मात्र पाठ ही होती, अभिनय नहीं, जबकि ये गलत बात है। त्रासदी का मंचन भी होता है, अभिनय भी होता है, और पाठ होने से उसका प्रभाव घट जाता है। ऐसा नहीं है कि आप ट्रेजेडी पढ़ेंगे तो उसका प्रभाव घट जाएगा। तो ये इसका जो है असत्य खोजना है, ये इसका सही सवाल है, इसका तीसरा सवाल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र सत्यदेव चौधरी, एक किताब और आपको अपने टेबल पर रख लेनी पड़ेगी। काव्य शास्त्र से जुड़ी जितनी मार्केट में किताबें हैं, आप उसको उठाइए, अपने टेबल पर रख लीजिए, पढ़िए भले मत, लेकिन कम से कम उसकी सूरत समझते रहिए। सीरत उसकी अंदर क्या है इसको समझने की जरूरत नहीं है। कोई भी किताब पढ़ करके आप सीरत समझ सकते हैं, लेकिन सूरत पे सवाल बना है। क्या सूरत है? भारतीय काव्यशास्त्र सत्यदेव चौधरी साहब ने जो लिखी है, उसमें जो भी विद्वान आए हैं, क्या भारतीय विद्वान, पश्चिमी विद्वान नहीं, भारतीय विद्वानों का कालक्रम को आपको बताना है। तो अब क्या व्यवस्थित करना है, तो क्या व्यवस्थित करना है? सबसे सीनियर मेंबर इसमें कौन होगा, उसके बाद उसका जूनियर कौन होगा, उसके बाद उसका जूनियर कौन होगा। तो भामा, दंडी, रुद्रक, भामा कहीं है नहीं है, दंडी पकड़ा गए, पहला हो जाएंगे दंडी, फिर रुद्रक नहीं है, फिर हो जाएगा उद्भट आ गए, ई डी ई ये आ रहे हैं, डी ई दो जगह पकड़ा रहे हैं, लेकिन डी ई यहां भी है, इसका मतलब एक और पकड़ना पड़ेगा। भामा, दंडी, उसके बाद आ गए आपके धनंजय। तीसरे जो सीनियरिटी में आते हैं वो है धनंजय। तो 3 पकड़ में आ गया। डी ई सी पहले में भी है और DEC दूसरे में भी है, यानी 3 पकड़ में आ गए, फिर भी सवाल हल नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह है कि सवाल ठीक ठाक सवाल है, इसमें आपको कुछ नहीं पकड़ना है, बस समझना है। आपको पुराने जो अलंकारवादी आचार है, अलंकार के बाद रीति आ जा रहे हैं, गुण आता है, उसके बाद बाकी जो सिद्धांत आते हैं। तो अलंकारवादी पकड़ में आ गए तो आपको बाकी आचार्यों का क्रम पकड़ में आ जाएगा। तो 3 पकड़ में आ गया है, 3 यहां भी हैं और 3 यहां भी हैं, इसके बाद भी नहीं। तो अब इसका मतलब एक और क्लियर है। तो जयदेव सबसे जूनियर हैं इस 5 में, तो जयदेव को पकड़ लीजिए। तो जयदेव क्या पे हैं, बी पे हैं। बी लास्ट में कहां है, पहले में नहीं है, इसमें यहां है। इसका मतलब ये सवाल सॉल्व हो जाएगा, यही सच हो जाएगा। और ए महिम भट्ट, इसके बाद महिम भट्ट आ जाएंगे और फिर बी आ जाएगा। आपका इसका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। बहुत लॉजिक के साथ आप चलेंगे तो सीनियरिटी के हिसाब से ये सवाल पकड़ में आ जाएगा। अब अगला सवाल देखते हैं। आचार्य विश्वनाथ के रस का स्वरूप संबंधी, यानी विश्वनाथ आचार्य के रस का, विश्वनाथ जो है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसात्मकम वाक्य ही काव्य है, ये स्थापना देने वाले कौन हैं? आचार्य विश्वनाथ हैं। उसमें क्या है, रस की मीमांसा सत्तोद्रेक के आधार पर रस के वैशिष्ट को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करिए। उन्होंने रस की जो व्याख्या की है उसको समझते हैं। रस क्या है तो आप समझते, सबसे पहले रस अखंड है, ये सही है। पहला, रस अखंड है, रस अपने आप में स्वप्रकाशित है, और रस फिर वेदांतर स्पर्श शून्य है, वेद वेदांतर के स्पर्श से शून्य है। तो बी सी डी कहीं आ रहा है, यहां पर बी कहां है, रस अखंड है, पहले नंबर पे आ जाएगा। फिर रस स्वप्रकाशित है, दूसरे नंबर पर आ जाएगा। फिर रस वेदांतर स्पर्श शून्य, तीसरे नंबर पर आ जाएगा। तो सी बी डी कहां है,
CBD यहां पर है, CBD। फिर रस ब्रह्मानंद सहोदर है, चौथे नंबर पर आ जाएंगे, और पांचवा नंबर पे ये हो जाएगा। तो CBDA और E, CBDAE, इसका तीसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल। रूपवादी आंदोलन का नेतृत्व करने वाले आलोचकों में से इनमें से कौन शामिल नहीं है? रूपवादी सिद्धांत आलोचन, इसका मतलब किससे सवाल पूछा गया है? वैचारिक पृष्ठभूमि से सवाल पूछा गया है, और ये सिद्धांत से भी सवाल पूछा गया है। रूपवादी सिद्धांत, रूपवादी आलोचना कहाँ डेवलप हुई थी? रूपवादी आलोचना का जो मूवमेंट शुरू हुआ था वो रूस के अंदर शुरू हुआ था। उसमें से जो बहुत सारे रूसी रूपवादी आलोचक रहे हैं, जो कवि रहे हैं, उनमें से शुरू हुए। उसमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है बोरिस इकनेबेम का, विक्टर स्लोवास्की का, रोमन जकोब्सन का। तो तीन तो हो गए रूपवादी आंदोलन के नेतृत्व में आलोचकों में कौन शामिल नहीं है? तीनों तो है ही है, उसके तीन पिलर हैं। तो ये है जो जीन मोरियस हैं ये इसमें से हट जाएंगे, ये नहीं शामिल हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। फिर अगला सवाल, खो के आत्मगौरव स्वतंत्रता भी जीते हैं, मृत्यु दुखदायक है वीरों इस जीने से। अब ये जो है जो व्यंजना है, व्यंजना के प्रकार से सवाल पूछ लिया गया है कि व्यंजना कितने प्रकार के? व्यंजना में आर्थी व्यंजना, यानी दो तरह की व्यंजना होती है। एक व्यंजना शाब्दिक व्यंजना होती है, एक व्यंजना आर्थी व्यंजना होती है। शाब्दिक व्यंजना के भी भेद होते हैं, जहां शब्दों के माध्यम से चमत्कार पैदा किया जाता है, वहां शाब्दिक व्यंजना होती है, यानी कि शब्द उसके पर ज्यादा बल होता है। लेकिन जहां अर्थ के माध्यम से किसी काव्य में, किसी पाठ में, किसी तथ्य में चमत्कार पैदा किया जाता है, भाव पैदा किया जाता है, आकर्षण पैदा किया जाता है, वहां आर्थिक व्यंजना होती है। अब आर्थिक व्यंजना के कितने प्रकार हैं? आर्थिक व्यंजना के ये प्रकार दिए गए हैं। उस प्रकार में पहला है वक्तृ वैशिष्ट व्यंजना, यानी कि जहां वक्ता केंद्र में हो, वक्ता की वजह से अर्थ ध्वनित हो, उसे वहां पर वक्तृत्व वैशिष्ट, यानी वक्ता विशिष्ट हो। जहां वक्ता यहां विशिष्ट हो, वहां पर जो है वक्तृत्व विशिष्ट व्यंजना हो जाती है। बोधव्य स्थिति यानी श्रोता, यानी कि जहां श्रोता पर विशेष बल हो, सुनने वाले की वजह से अर्थ व्यंजित हो रहा हो, सुनने वाले की वजह से अर्थ ध्वनित हो रहा हो, अर्थ में जो है महत्व विकसित हो रहा हो, वहां आर्थी व्यंजना हो जाएगी। वाच्य वैशिष्ट व्यंजना, जहां वाक्य में जो है की वजह से पूरे वाक्य में अर्थ ध्वनित होगा, वहां वाक्य हो जाएगा। अन्य सानिध्य मतलब जहां किसी अन्य के अन्य के संदर्भ में आने से जो है किसी शब्द की, वाक्य के अर्थ का जो रहस्य खुलता है, अर्थ का महत्व खुलता है, वहां है। तो चूंकि जो पालाएंगे, खो के आत्मगौरव स्वतंत्रता भी जीते हैं, मृत्यु दुखदायक वीरों इस जीने से, यानी कि किसी तीसरे व्यक्ति को सुनाया जा रहा है, किसी व्यक्ति को सुनाया जा रहा है, और सुन करके श्रोता की वजह से इसमें जो है क्या हो रहा है? व्यंजना उत्पन्न हो रही है, भाव पैदा हो रहा है, व्यंजित हो रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा, क्योंकि वियोगी हरने को आर्थिक में कौन सा प्रकार है? अब क्या है देखिए, इसको समझिए। खो के आत्मगौरव स्वतंत्रता भी जीते हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपना आत्मगौरव खो देते हैं, स्वतंत्रता भी खो देते हैं, फिर भी जीते हैं, यानी सुनाया जा रहा है, खुद पे लागू है। वक्ता इंपॉर्टेंट नहीं है, वक्ता कह रहा है खो के आत्मगौरव स्वतंत्रता भी जीते हैं कुछ लोग, मृत्यु दुखदायक है वीरों इस जीने से। ऐसे जीने से अच्छा है मर जाना अच्छा है। इसका मतलब क्या है? किसी श्रोता को सुनाते हुए इसमें अर्थ की महत्ता को स्थापित किया गया है, यानी कि इसकी जो अर्थ की व्यंजना है वो किस पर जा रही है? किसी श्रोता को सुनाने के लिए, श्रोता को लक्ष्य करके ये व्यंजना की गई है, यानी कि ऐसे लोग वो सिर्फ अच्छा है मर जाना। तो ये हो गया आपका, इसका दूसरा आंसर सही हो जाएगा। अगला, नीचे दो कथन दिए गए हैं
और आपको इनमें से एक असर्शन है, एक कारण दिया गया है, आपको क्या करना है, किसमें से समझना है कि जो असर्शन दिया गया है, क्या जो रीजन दिया गया है वह उससे मेल खा रहा है, उसको संतुष्ट कर रहा है, या फिर उससे बेमेल है, असंगति है। अगर जो विकथन होगा और कारण में जो संगति होगी तो पहला सवाल सही हो जाएगा, पहला आंसर होगा। अगर विसंगति होगी तो फिर दूसरा सवाल सही हो जाएगा। अगर ये दोनों नहीं होते हैं तब फिर आप देखिए कथन सही है कि नहीं है, कथन सत्य है कि नहीं है, तो कथन की सत्यता चेक करिए। फिर उसके बाद दूसरा जो है कारण सही है कि नहीं है, सत्य है कि नहीं, उस पर चेक करिए। सबसे पहले समझते हैं, किसी देवता का प्रतीक सामने आने पर जिस प्रकार उसके स्वरूप और उसकी विभूति की भावना मन में आ जाती है, उसी प्रकार काव्य में आई हुई कुछ वस्तुएं विशेष मनोविकारों या भावनाओं को जागृत कर देती हैं। ये है किसके बारे में, प्रतीक के बारे में। प्रतीक के सामने आज, देवता के प्रतीक के सामने आने पर जैसा उसकी विभूति की भावना मन में आ जाती है, उसी प्रकार काव्य में आई कुछ वस्तुएं विशेष मनोविकार या भावनाओं को जागृत करती है। अब ईट्स में मात्र दो प्रकार के प्रतीकों की चर्चा की है। अब भाई यहां बात हो रही है देवता के प्रतीक चिन्हों की, तो यहाँ ईट्स के प्रतीक चिन्हों दो प्रकार की बात हो रही है। प्रकार कहां आएगा, ध्वनि प्रतीक और विचार प्रतीक। पहले के प्रतीक संवेगात्मक और दूसरे के बौद्धिक। तो भाई ईट्स ने प्रतीकों की चर्चा की है, लेकिन ये उस ऊपर के जो है लाइन को व्याख्या सही नहीं कर पा रही है, तो पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरा ए, क्योंकि ईट्स ने बात कही वो सत्य है, बात दोनों सही है, ऊपर वाली बात भी सही है, नीचे वाली भी, कारण भी सही है, कथन भी सही है, लेकिन क्या है, लेकिन आर एक ही सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ये नहीं बता पा रहा है कि देवता के प्रतीक और उसकी विभूति कैसे आ जाती है, यहाँ उसके प्रकार की चर्चा कर रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन दूसरा इसका हल सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा टोटल आपका 9 क्वेश्चन जो यूजीसी नेट जेआरएफ के जो एग्जाम 2025 दिसंबर पूछे गए थे। तो साहित्य शास्त्र से जो सवाल बने थे उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये डिस्कशन था, एनालिसिस था। उम्मीद करता हूं कि आपको यह विश्लेषण समझ में आया होगा और आप इससे अपने आप को रिलेट कर पाए होंगे, जोड़ कर पाए होंगे। और इसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा वैचारिक पृष्ठभूमि से है, हिंदी साहित्य से, जो यूजीसी नेट के जेआरएफ में वैचारिक पृष्ठभूमि से जुड़े हुए सवाल कितने पूछे गए हैं, उसका वीडियो हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ साहित्य शास्त्र का वीडियो डिस्कस करेंगे।